नमस्कार, आदरणीय अध्यापक साथियों, प्रिय अभिभावकों, आप सभी के बहुत दिनों से लगातार ये कमेंट्स आ रहे थे कि स्कूल प्रबंधन समिति पर एक विस्तृत वीडियो मैं बनाऊं और आपके लिए लेकर आऊं। तो आइए आज स्कूल प्रबंधन समिति पर एक विस्तृत वीडियो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो स्कूल प्रबंधन समिति की पूरी जानकारी A to Z जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले आगे बढ़ने से कि इस पूरी की पूरी वीडियो के दौरान हम क्या कुछ समझने और सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्कूल प्रबंधन समिति का गठन कैसे किया जाता है, उसके गठन के क्या नियम हैं, कितने सदस्य उसमें रहने चाहिए, वो सब कुछ हम जानेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति के गठन के उद्देश्य क्या हैं, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना किस प्रकार की है, नियमों के अनुसार कैसी रहती है स्कूल प्रबंधन जो समिति है उसकी संरचना, इसको हम जानेंगे। आगे हम देखेंगे कि इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, एसएमसी की शक्तियाँ और कार्य क्या क्या हैं। आगे हम जानेंगे कि कौन कौन से वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो एक स्कूल प्रबंधन समिति के पास रहते हैं, उस पर हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। और आगे इसके प्रशिक्षण से संबंधित कौन कौन से नियम हैं, कैसे कैसे इसको प्रशिक्षित करने की व्यवस्था रहती है, वो सब जानेंगे। प्रोत्साहन के लिए क्या किया जा रहा है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए, ताकि आज की इस वीडियो को हम अच्छे से समझ सकें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे बताना चाहूँगा। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझने वाली है, इसीलिए आप इसे स्किप बिल्कुल ना करें और थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रशिक्षण है एक प्रकार का जो आपको ज़िंदगी भर लाभ देगा। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन पर। तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए RTE एक्ट यानी निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के सेक्शन 21 यानी धारा 21 के तहत जो है वो ग्रामीण शिक्षा समितियों को, यानी जिसे पहले विलेज एजुकेशन कमेटीज VEC कहते थे, उन्हें अब रीऑर्गेनाइज करके पुनर्गठित करके SMC यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का नाम दिया गया है और उसकी व्यवस्था की गई है। इसका जो कार्यकाल है वर्तमान समय में वो 3 वर्ष सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके गठन के उद्देश्य क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी। तो साधारण रूप से यदि कहें तो शिक्षक, माता पिता और अन्य हितधारक की अधिकतम भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जा सके कि एक शिक्षित, सभ्य और सशक्त नागरिक का निर्माण करने का जो सुदृढ़ लक्ष्य है वो पूरा किया जा सके और राष्ट्र निर्माण से उसमें लाभ मिल सके। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन उद्देश्यों को हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे, ताकि हमें ये समझ में रहे कि इसके गठन के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहला तो यही है कि जो RTE एक्ट 2009 था उसके लक्ष्यों में चूंकि ये शामिल था, तो इसको इसलिए भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। दूसरा था प्राइमरी एजुकेशन की यूनिवर्सलाइजेशन, यानी उसके सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित उपलब्धता, नामांकन और ठहराव आदि लक्ष्यों को सुनिश्चित करना। इसके बाद स्कूल प्रबंधन में अभिभावकों और शिक्षकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना। अगला था सरकार एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त जो स्कूल को अनुदान है, जो पैसे मिलते हैं, जो भी आय होती है स्कूल की, उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा, उसके निर्णय, क्रियान्वयन, अनुश्रवण हेतु अभिभावक और शिक्षक समुदाय को सशक्त करना इस कमेटी का उद्देश्य है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर और उपलब्धियों के स्तर में सुधार करने हेतु सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना भी इसका एक लक्ष्य है। इसके बाद स्कूल विकास एवं प्रबंधन हेतु सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करना और समुदाय में स्कूल के प्रति अपनत्व की भावना, अपनेपन की भावना को बढ़ाना। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसमें आगे रहा वो था इसकी संरचना। तो स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना की यदि बात करें तो इसमें उस स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के जो माता पिता हैं, संरक्षक हैं, इस स्कूल में कार्यरत जो शिक्षक होते हैं, पंचायत और स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हैं, वो सभी के सभी शामिल होते हैं। और इनके लिए अलग से शिक्षा समिति या पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन या
टीचर्स एसोसिएशन का गठन न करना पड़े, इसके लिए इसका गठन किया गया। और मुख्य रूप से 2 अंग इसके निर्धारित किए गए। एक है स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा, जनरल बॉडी, और दूसरी है कार्यकारी समिति। अब जो आम सभा है, ध्यान से समझिएगा फर्क। आम सभा में कौन कौन शामिल है? उस स्कूल में पढ़ रहे सभी छात्रों के माता पिता, संरक्षक और कार्यरत शिक्षक, यानी शिक्षक, अभिभावक और संरक्षक सभी स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा के सदस्य हैं। इसके साथ ही ये सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के, स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधि इसके पदेन सदस्य होंगे, यानी वो अपने आप ही इसके सदस्य बन जाएंगे। इसके लिए विशेष रूप से उन्हें कोई व्यवस्था या प्रयास नहीं करना है। प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक सत्र के समापन के उपरांत, यानी जब एजुकेशन का जो हमारा सेशन है वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद उन अभिभावकों की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी जिनके बच्चे किसी विशेष, यानी उस स्कूल से जिसकी उस समिति है वहां से शिक्षा पूरा करके स्कूल छोड़ के चले जाएंगे। और इसी प्रकार जो नए बच्चे अगले सत्र में दाखिल होंगे वो अपने आप ही उनके जो अभिभावक हैं वो स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य बन जाएंगे आम सभा के। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे है ये जो समिति है, ये शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के उपरांत 3 वर्षों पश्चात एक सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित करेगी, यानी अपने में से ही किसी एक को आम सभा का सदस्य बनाएगी। और वो कितने वर्षों के लिए बनेगा? 3 वर्षों के लिए। फिर स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा जरूरत के अनुसार अपनी बैठकें कर सकती है। अब यदि इमरजेंसी कोई मीटिंग बुलानी है तो कम से कम 10 सदस्यों द्वारा बैठक बुलाने के लिए सदस्य सचिव को, मेंबर सेक्रेटरी को नोटिस देना अनिवार्य होता है। मेंबर सेक्रेटरी कौन होगा? उस स्कूल का मुखिया जिस स्कूल की वो प्रबंधन समिति है। और हर वर्ष में 3 बैठकें अनिवार्य हैं। देखिए, इमरजेंसी बैठक कभी भी 10 सदस्य बुला सकते हैं नोटिस के माध्यम से, और अनिवार्य रूप से 3 बैठकें करना जरूरी है। पहला, कोई भी शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 15 दिन के अंदर। दूसरा, 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर। और तीसरा, शैक्षणिक सत्र की समाप्ति वाले दिन, यानी जिस दिन रिजल्ट बच्चों का अनाउंस किया जाता है, जिस दिन सेशन को क्लोज किया जाता है। और एक बात और, मैंने अभी कहा कि जो स्कूल का मुख्य अध्यापक है या जो प्रधानाचार्य है वो सदस्य सचिव होगा, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में जो विद्यालय के कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक होंगे वो अपने आप आम सभा के पदेन सदस्य सचिव बन जाएंगे अपने आप। आगे चलते हैं और इसकी और संरचना को देखते हैं। जो सदस्य सचिव है स्कूल प्रबंधन समितियों की बैठकों का रिकॉर्ड रखेंगे, निर्णयों की जो कार्यान्वयन है उसको और स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सुनिश्चित करेंगे। आगे है आम सभा की बैठक में कितने अभिभावक कम से कम उपस्थित होने चाहिए, तो वो है 20%। मान लीजिए 100 लोगों की आम सभा बनी है, 100 अभिभावकों को मिलाकर, तो उसमें से यदि 20 आ जाते हैं तो वो कोरम पूरा माना जाएगा। इन बैठकों का खर्च स्वाभाविक है, बैठक है तो उसमें खर्च भी होगा, तो ये जो खर्च है वो स्कूल को जो अनुदान यानी जो ग्रांट मिलती है उसमें से वहन किया जाएगा। समिति बैठक में वार्षिक बजट अनुमोदित करेगी और पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा भी करेगी। इसके साथ साथ सुधार के लिए, स्कूल के सुधार के लिए भी कार्यों पर चर्चा इसमें की जाती है। अब ये यहाँ तक तो मैंने बात की स्कूल प्रबंधन समिति के पहले अंग की, जो है आम सभा। अब बात करते हैं इसके कार्यकारी परिषद यानी इसके दूसरे अंग की। तो जो स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल से संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आम सभा में से ही एक कार्यकारी परिषद यानी एक वर्किंग कमेटी का गठन करेगी, जो परिषद आम सभा द्वारा पारित बजट को खर्च करने के लिए अधिकृत होगी। जो भी बजट आम सभा के द्वारा पारित किया जाता है उसे खर्च करने का दायित्व किसका होगा? स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद का। प्रत्येक पाठशाला परिसर में, चाहे उसमें प्राथमिक, मिडिल, उच्च, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हों, अलग अलग अनुभाग स्तर हों, सभी अभिभावकों की एक ही आम सभा बनेगी। आम सभा एक ही होगी, लेकिन जो कार्यकारी परिषद है वो उसी में से ही बनेगी। ठीक है। अब स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा के जो निर्वाचित अध्यक्ष होंगे, ध्यान दें कि आम सभा के जो अध्यक्ष हैं वही कार्यकारी समिति के यानी कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष होंगे, और जो आम सभा के सदस्य सचिव हैं वही कार्यकारी परिषद के भी सदस्य सचिव होंगे। संबंधित पंचायत और स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि भी कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य होंगे।
माध्यमिक स्कूल में वार्ड प्रतिनिधि के स्थान पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान अथवा उप प्रधान जो है वो कार्यकारी बैठक या कार्यकारी परिषद के पदेन सदस्य होंगे। इस पर विस्तार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 60 बच्चों तक एक अध्यक्ष होगा जो चुनाव द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 61 या उससे अधिक पर भी अध्यक्ष एक ही रहेगा। मिडिल स्कूलों में भी ऐसा ही रहेगा, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक में भी ऐसा ही रहेगा। अध्यक्ष जो वो एक रहेगा और वो चुनाव द्वारा होगा, ठीक है, चाहे बच्चों की संख्या कितनी भी हो। अब स्कूल का जो सचिव है वो स्कूल का प्रमुख होगा, इसके लिए चुनाव नहीं होगा। जो भी स्कूल के हेड है वो सचिव होंगे। और ये यदि बच्चों की संख्या 60 है, चाहे उससे ऊपर है, प्राथमिक है, मिडिल है, उच्च है या वरिष्ठ माध्यमिक है, एक ही संख्या रहेगी। अब बात करते हैं सदस्य चुनाव। तो अगर तो है 60 बच्चे, ठीक है, प्राथमिक की मैं बात कर रहा हूं। अगर है 60 बच्चे तो 2 पुरुष और 2 महिलाएं होंगे। अगर 60 से ऊपर है तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं। ये बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। यदि 60 बच्चों से कम बच्चे हैं तो 2 पुरुष और 2 महिला होंगे। 60 बच्चों से ऊपर है तो 3-3 का यहाँ पर अनुपात रहेगा। और यही चीज जो है वो आगे किसमें, मिडिल में भी रहेगी। उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक में ये एक में जो है ये वहां पर भी जो है वो 6 to 8 3-3 और 9th to 12th 2-2 वो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं इस टेबल में। जो अध्यापक होंगे वो प्राथमिक विद्यालय में कार्यकारी परिषद के सदस्य नहीं होंगे, मिडिल में भी सदस्य नहीं होंगे। उच्च में 2 अध्यापकों को कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया जाएगा और वरिष्ठ माध्यमिक में 3 अध्यापकों को। अगली बात बहुत अच्छी से समझने वाली है। स्थानीय निकायों की बात करें तो प्राथमिक विद्यालय में वार्ड पंच ही सदस्य के रूप में होंगे, पदेन सदस्य के रूप में। और मिडिल स्कूलों में प्रधान या उप प्रधान हो सकते हैं। और यदि बच्चे 60 से ऊपर हैं तो मिडिल स्कूल में उप प्रधान नहीं, प्रधान ही सदस्य होगा, ठीक है। और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक में प्रधान ही पदेन सदस्य होगा। इसमें ना तो उप प्रधान बन सकते हैं और ना ही वार्ड पंच बन सकते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 60 से कम बच्चों में 7 संख्या है, 60 से ऊपर 9 संख्या है। मिडिल में भी ऐसा ही है। और उच्च में 15 है 60 से नीचे, और 60 से ऊपर 20 अधिकतम जो है वो एसएमसी के वर्किंग कमेटी के संख्या हो सकती है। अब बात करते हैं स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना तथा कार्यकारी परिषद की। स्कूल प्रबंधन समिति की जो आम सभा है वो शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के 15 दिन के भीतर अपनी पहली बैठक में अपने अध्यक्ष को, पदेन सदस्यों को और अभिभावकों में से सदस्यों को चयनित करके कार्यकारी परिषद का चुनाव कर देगी, ठीक है। अब इनमें से 50% महिलाएं होना जरूरी है। और यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों के बच्चे के अभिभावकों को कार्यकारिणी में नहीं चुना जाता है तो उनके लिए विशेष तौर पर उनका नामांकन किया जाएगा। ये बहुत जरूरी है। आगे है स्कूल प्रबंधन समिति किसी भी मामले पर विचार विमर्श, विशेषज्ञ परामर्श के लिए अतिरिक्त तौर पर क्षेत्र के आंगनवाड़ी कर्मी, स्वास्थ्यकर्ता, क्षेत्र का कोई विख्यात शिक्षाविद हो, क्षेत्र में कार्य कर रही कोई एनजीओ हो, युवक मंडल हो, महिला मंडल हो, स्कूल में कार्य कर रहा कोई शिक्षक हो, सेवानिवृत्त शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, उसे जो है वो स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद में शामिल किया जा सकता है। लेकिन नियम यहाँ पर यह है, शर्त यहाँ पर यह है कि वे केवल विचार विमर्श में भाग लेंगे, वो मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते। यदि कोई निर्णय लेना है तो मतदान में उनका जो भागीदारी है वो नहीं रहेगी। आगे है कार्यकारी परिषद स्कूल प्रबंधन समिति की आम सभा द्वारा सौंपे गए कार्यों का संचालन और क्रियान्वयन करेगी, नियमित मासिक बैठकों का आयोजन करेगी। यह परिषद हर महीने के पहले शनिवार को एमडीएम यानी मध्याह्न भोजन के उपरांत आयोजन जो है वो बैठक का अनिवार्य रूप से करेगी। और किसी व्यक्ति द्वारा बैठक की कार्यवाही रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि फलान तारीख को जो कार्यकारी परिषद की बैठक हुई इसमें क्या कार्यवाही हुई, तो उसके लिए रजिस्टर में जो उसकी सूचना दर्ज है वो हर व्यक्ति को उपलब्ध मांगने पर करवाई जानी है। कार्यकारी परिषद का सदस्य सचिव बैठक की कार्यवाही रजिस्टर को सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ रिकॉर्ड में रखेगा और निर्णय के प्रमुख बिंदुओं को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी अगले दिन प्रदर्शित करेगा ताकि सब तक वो पहुंच सकें। अब बारी आती है स्कूल प्रबंधन समिति की शक्तियां क्या हैं और इनके काम क्या हैं। तो सबसे पहला तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ताकि सभी बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके, हर बच्चे का स्कूल में नामांकन हो सके, कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे। नामांकन ही नहीं, उनका स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना है, ड्रॉप आउट को रोकना है। दूसरा है विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि और गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करना है।
स्कूल की विकास योजना को तैयार करना है और उसको लागू करना है। अगला है सरकार और अन्य साधनों से जो अनुदान या आय प्राप्त होती है उसका नियम अनुसार उपयोग करना है। निःशुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दियां, अनुदान, छात्रवृत्ति को पात्र छात्रों को समय पर उपलब्ध करवाना भी स्कूल प्रबंधन समिति की कार्यकारी परिषद का दायित्व है। और मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन और उसका अनुश्रवण करना भी उनका कार्य है। स्कूल के बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल और समुचित शौचालय सुविधाएं उपलब्ध करवाना भी, इनकी नियमित सफाई और रखरखाव के लिए काम करना भी उनका दायित्व है। विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच और बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दिए गए प्रावधानों की अनुपालना करना, छात्रों व अध्यापकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। और अगला है स्कूल प्रबंधन समिति यदि किसी अध्यापक के कार्य से खुश है तो उस अध्यापक का तबादला अगले 1 सत्र तक वह रोक सकती है, यानी नहीं होने दे सकती। और स्कूल प्रबंधन जो समिति है वो अंशकालिक एवं अनुबंध कर्मियों के आय की वार्षिक समीक्षा भी करेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करवाकर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना इनका काम है। स्कूल में आयोजित जो सह शैक्षिक कार्यक्रम है, बाल मेले हैं, विज्ञान प्रतियोगिताएं हैं, उनके आयोजन में सहयोग देना, समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना उनका काम है। बजट उपलब्धता के अनुरूप स्कूल के लिए विभिन्न प्रकार की खरीद करना, स्कूल के भवन, अन्य सुविधाओं का निर्माण तथा मुरम्मत कार्य करना, वार्षिक स्कूल अनुदान तथा रख रखाव और अनुदान का नियमानुसार उपयोग भी स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए स्कूल में पुस्तकालय का समुचित प्रयोग, यानी बहुत सारे काम हैं। और अंत में यदि हम बात करें तो यदि ज़रूरी हो तो स्कूल प्रबंधन समिति की जो कार्यकारी परिषद है वो सरकार की नीति के अनुसार अंशकालिक अनुबंध अध्यापक तथा उनका चयन करना, प्रबंध करना, ये सब कुछ भी सुनिश्चित करेगी। लेकिन ये तभी होगा जब उसको किसी सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होगा। अपनी इच्छा से एसएमसी ऐसा नहीं कर सकती। स्कूल प्रबंधन समिति की वार्षिक रिपोर्ट को आम सभा में प्रस्तुत करना और अंत में सरकार द्वारा जो समय समय पर कार्य दिए जाएंगे उनको करना। अब इन सभी कार्यों को करने के लिए कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहां से पैसों की व्यवस्था, आय की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर बताए गए हैं सरकार से प्राप्त अनुदान। दूसरा है गैर सरकारी संगठन और विद्यालयों को स्थानीय निकायों से प्राप्त अनुदान, अभिभावक समुदाय सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक अनुदान, मेलों या अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिए यदि स्कूल परिसर का प्रयोग किया जाता है तो उसके उपयोग की फीस जो है वो ली जा सकती है। स्कूल प्रबंधन समिति का निधि बैंक खाता अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जाएगा और उपयोग किया जाएगा। वार्षिक बजट आम सभा द्वारा पारित होगा तथा कार्यकारी परिषद को बजट प्रावधानों के अनुसार खर्च का पूरा अधिकार होगा। खर्च का वार्षिक लेखा जोखा आम सभा की वार्षिक बैठक के समक्ष सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तथा सोशल ऑडिट और सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा ऑडिट के लिए उपलब्ध भी रहेगा। कुल मिलाकर के यदि बात करें तो स्कूल प्रबंधन समिति को केवल सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान पर निश्चित न रहकर स्वयं आगे बढ़कर के स्कूल के लिए जो वित्तीय संसाधन है वो जुटाने चाहिए, चाहे वो गैर सरकारी संगठनों से हो, चाहे वो अभिभावकों और समुदाय के सहयोग से हो, या फिर सबसे ज़रूरी जो यहाँ पर बताया गया है कि यदि स्कूल का प्रयोग, स्कूल के परिसर का प्रयोग मेलों और अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो उस पर फीस की वसूली से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो राजस्व की जो उपलब्धता है उसको पूरा किया जा सकता है और उसको विद्यालय के विकास में प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण प्रोत्साहन की। तो स्कूल में समय समय पर शिक्षा विभाग द्वारा एसएमसी के सदस्यों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि वे अपने अधिकारों, अपनी शक्तियों, अपने कर्तव्यों, दायित्वों के प्रति जागरूक हो सकें। प्रोत्साहन की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करने वाली स्कूल प्रबंधन समितियां हैं उन्हें खंड स्तर पर और जिला स्तर पर
निरंतर सम्मानित किए जाने की व्यवस्था है, ताकि वो प्रोत्साहित हो सकें और अच्छा काम आगे कर सकें। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को, यानी कोई भी सरकार जिसने वो स्कूल प्रबंधन समिति की व्यवस्था की है, उसको समय समय पर इसके नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होगी। और स्कूल प्रबंधन समिति अधिसूचित होने के उपरांत शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रहे सभी सरकारी स्कूलों में, जब से ये अधिसूचित हुई है तब से सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षा समितियां, सभी ग्रामीण शिक्षा समितियां, मातृ अध्यापक संघ सभी जो हैं वो इसके बाद कार्य करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनके कार्य जो है वो अब संयुक्त रूप से कौन करेगा? स्कूल प्रबंधन समिति करेगी। और स्कूल प्रबंधन समिति धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्य की ओर बढ़ेगी, और यही इसका प्रयास है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लंबी वीडियो है लेकिन आपके काम की वीडियो, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी वीडियो है। धन्यवाद। जय हिंद।